हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन अध्यापक एकेडमी पर, जहां हम करते हैं सीटैट एसएसटी पेपर 2 की प्रिपरेशन बिल्कुल डिटेल्स में। तो ये हमारा आज की वीडियो क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड रहेगा। इसमें हम अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही जल्द से जल्द हम बाकी अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये वीडियोस बहुत डिटेल्स रहती हैं और ये कम समय में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करते होंगे, लाइक करेंगे और जितने भी नए हैं सब हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, समानता। तो चैप्टर की शुरुआत होती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है कि लिंग भेद या फिर जाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी से भेदभाव ना करना। तो देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति, स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, वह एक वोट का हकदार है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक वोट का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा दलित। तो दलित शब्द से हम क्या समझते हैं? तो दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। मतलब इन्हें पहले ज़मानों में दलितों को दबाया जाता था, तो इसलिए इसका अर्थ हुआ कुचला हुआ या टूटा हुआ। अब देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारा। सीटेट में राइटर्स बिल्कुल एज इट इज़ पूछे जाते हैं, तो सभी राइटर्स को आप अपनी फिंगर टिप पे रखिएगा ताकि आपके सीधे सीधे नंबर बन जाए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा लिखी झूठन। इसमें उन्होंने लिखा कि किस प्रकार उनके स्कूल में उनके साथ भेदभाव किया जाता था और प्रिंसिपल उनसे स्कूल का मैदान साफ़ करने के लिए भी कहते थे। वो छोटी सी उम्र में ही अपने छोटे छोटे हाथों से स्कूल का पूरा ग्राउंड झाड़ू से साफ़ किया करते थे। तो इसमें इसी प्रकार के चर्चा की गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित रखते हैं, वे सब समान माने जाएंगे। तो हमने इसमें केवल वही फैक्ट्स लिए हैं जो कि सीटेट में पूछे जाएंगे, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकें। और समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो संविधान में जो जो प्रावधान किए गए हैं समानता को स्थापित करने के लिए, वे निम्नलिखित हैं। देखते हैं। पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, चाहे वह देश का राष्ट्रपति हो या फिर कोई आम व्यक्ति। सेकंड, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड है पॉइंट है हमारा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाज़ार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो हमारे ये 4 तरह की संविधान में प्रावधान दिए गए हैं कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है और किसी भी धर्म, जाति या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार है। फोर्थ, अस्पृश्यता का अंत, अर्थात जो लोग पहले छुआछूत मानते थे
उस सब का अंत कर दिया गया। अब देखते हैं, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया है। तो पहले थी कि कौन कौन सी समानता संविधान में दी गई है, अब इन्हें लागू करने का क्या तरीका है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दो तरीक़ों से लागू होती हैं, पहला कानून द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। तो देखते हैं, इस दिशा में सरकार ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की, मतलब मिड डे मील। जानते हैं मिड डे मील के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को उसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप इसकी डेट याद रखिएगा और कौन से राज्य में पहले शुरुआत की, और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 6 माह के अंदर सभी अपने स्कूलों में आरंभ कर दें, सभी राज्यों के स्कूल। आगे बढ़ते हैं, अब है नागरिक अधिकार आंदोलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, जो कि 1950 में अमेरिका में हुआ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में आरंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकार की मांग की। तो नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था, जो कि 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि अफ्रीकी अमेरिकी लोग रहते थे, उनके साथ उनके रंग के आधार पर भेदभाव होता था। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने दिया जाता था, सार्वजनिक चीज़ों की प्रयोग नहीं करने दिया जाता था। तो इसी के विरुद्ध इन्होंने अपना नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया। तो एक बार देख लेते हैं कैसे शुरुआत हुई। ये हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए मैंने इसमें ले लिया कि पता नहीं सीटेट में क्या क्या पूछ लें। तो देखते हैं, इस आंदोलन की शुरुआत रोजा पार्क से हुई, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। तो 1 दिसंबर 1995 को बस से आते समय उन्होंने गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से मना कर दिया। उस दिन इनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकी के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो जो रोजा पार्कर थी वह अपने ऑफिस से घर जा रही थी, तो वो बस में बैठी थी। तो बसों में बैठने का अधिकार केवल गोरे लोगों को था। तो गोरे लोगों ने सीट मांगी, तो उन्होंने उठने से मना कर दिया। तो तब उसी दिन से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, चैप्टर नंबर 2। इसमें जानेंगे सरकार स्वास्थ्य में क्या क्या भागीदारी देती है, और इसमें 2 उदाहरण भी दिए गए हैं, एक तो केरल का और कोस्टा रिका का। तो देखते हैं, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, भारत में विदेश से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। तो सबसे अधिक महाविद्यालय हमारे भारत में हैं और लगभग 15,000 डॉक्टर हर वर्ष डिग्री प्राप्त करते हैं, और यहाँ तक कि विदेशी लोग भी भारत में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवाने आते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक में आ जाता है हमारा जो सरकार द्वारा की जाती है, और निजी जो हमारे डॉक्टर बाज़ारों में मिलते हैं जो पर्सनली इलाज करते हैं। तो देखते हैं, पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन से होते हैं फ्रेंड्स? पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ब्रैकेट्स में दी जाती है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? तो एक सिंपल सी लाइन में, सरकार को कर प्राप्त से धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च होता है, जैसे सार्वजनिक स्थल का निर्माण या फिर अस्पताल में दवाइयों का खर्चा, ये सब सरकार कर के द्वारा करती है। आगे बढ़ते हैं।
फिर हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, औषधि के जेनेरिक नाम। तो जेनेरिक नाम कौन से होते हैं? तो दवाइयों के ये रासायनिक नाम हैं, वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं और यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त होते हैं। जेनेरिक नाम आप समझ चुके होंगे कि इनसे हेल्प मिलती है कि इनके नामों से हेल्प मिलती है कि इस दवाई में कौन सा रसायन अधिक मात्रा में है या फिर कौन सी सामग्री इसमें यूज़ की गई है। आगे देखते हैं। अब इसमें 2 उदाहरण है हमारा। पहला केरल का अनुभव देखते हैं। तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। मतलब जो केरल सरकार ने अपने 40% बजट पंचायत के नाम किया ताकि वे ग्रामीण में स्वास्थ्य, सरकारी सेवाएं, विद्यालय, सड़कें निर्माण आदि की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब हमारा दूसरा उदाहरण है कोस्टा रिका का तरीका। तो कोस्टा रिका ऐसा देश है जहाँ सेना नहीं है और सेना का बजट वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च किया जाता है। तो देखते हैं। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका कारण है कि वे देश में सेना नहीं रखते, क्योंकि सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिलती है। तो ये सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, कोस्टा रिका का उदाहरण। अब हमारी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओपीडी की फुल फॉर्म। तो ओपीडी की फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये थे हमारे क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। अगली वीडियोस में हम अपने रिमेनिंग चैप्टर्स करेंगे। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। और अगली वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ।